हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल सुपर एकेडमी में। हम रासायनिक विज्ञान की क्लासों की श्रृंखला में आज एक बार फिर तीसरी वीडियो लेकर आए एमसीक्यू को लेकर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परमाणु और अणु को लेकर। पहले हमने क्लासेस में आपको थ्योरी बताई थी, फिर पहली सीरीज में 20 क्वेश्चन कराए, फिर 20 क्वेश्चन कराए, आज फिर 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। और आशा करते हैं कि पहली जिन सीरीजों के आधार पर यह सीरीज भी या ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। चलिए, मैं नितिन यादव शुरू करता हूं हमारे रासायनिक विज्ञान के परमाणु और अणु के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर। सबसे पहला प्रश्न हमारे बीच में जो आता है वो क्या आता है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। सबसे पहली बात, हमने जब आपको पढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, प्लस में 1 चली जाती है। तो इसमें हमारे 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉनों की बात हो रही है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 9। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9। तो हमने यहां पर लिखा कि इलेक्ट्रॉन हमारे 9 है, तो न्यूट्रॉन हमारे 10 है। टोटल नंबर ऑफ द्रव्यमान संख्या में कितने होंगे। अब हमको ये पता है कि हमारे अगर इलेक्ट्रॉन 9 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9 ही होंगे। कितने होंगे, 9 ही होंगे। तो दोनों की संख्या, अब हमारे एटम के अंदर बीच में क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो चलते हैं वो क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बीच में दोनों की संख्या कितनी होगी, 10 + 9 बराबर 19। अब बाहरी कक्षा में हमारे कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन और है। तो अगर मान लीजिए हम यहां से 9 और निकाल दें तो हमारी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो पहले का जो विकल्प होगा वो आपका क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि आपका रेडियम 88 से लेकर 226 में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब फिर इसके अंदर न्यूट्रॉन संख्या के बारे में बात आ जाती है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। न्यूट्रॉन क्या 138 एवं 88 होंगे, 88 एवं 138 होंगे, या 226 एवं 88 होंगे, या 88 एवं 226 होंगे। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि अगर 226 में से हम माइनस कर दें 88 तो कितने बचेंगे, 16 में से हमारे 8 गए, कितने बचे, 8 बचे, और 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3, और यहां पर 138। तो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 138 एवं 88। जो हमारा विकल्प है वो 138 एवं 88 आएगा। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि जिस तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। 2, 4, 6, 8 इसके बारे में हमको बताना है। प्रोटॉन कितने हो गए, परमाणु, एक एटम के अंदर हमारे प्रोटॉन कितने हैं, 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, हमारे 2। ये 2 आई कैसे, अगर हम ध्यान दें कि हमने पिछले प्रश्न के अंदर क्या करा था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को प्लस कर दो तो कितने हो गए, P + n बराबर 2 + 2। अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 4 में से अगर 2 घटा दें तो 2 ही रह जाती है। और हमने जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था उसमें यह कहा था कि अगर किसी के पास प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही होगी। दोनों को जोड़ दो तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलकर आ जाती है कुल मिलाकर। तो अब हमारे प्रश्न में क्या है, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी आपके, 2 हमारे प्रोटॉन हैं, 2 ही हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारे 4 इसकी क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा के माने पोटेशियम 19,
K40 के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? पोटेशियम, K माने पोटेशियम, पोटेशियम में कितनी होगी संख्या हमारी? 18, 19, 20 और 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी होगी? 19। 19 क्या होगी हमारी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसकी। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है हमारा? 19। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5 ये कहता है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, 16, 18 या 36। तो हमने जब आपको ये सिखाया था तो एक फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने कहा था 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n क्या है? हमारी कक्षा की सीरीज, तो क्लास या ऑर्बिट कह सकते हैं 1, 2, 3। या ऑर्बिट कौन सा लिया जाएगा? 3। फॉर्मूले में रखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9, तो कितने हो गए? 18। उत्तर क्या है इसका? 18। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 18 होगी। इस सूत्र के हिसाब से हम इसको निकाल देंगे। चलिए, छठा प्रश्न हमारा क्या है? किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? m + Z, m - Z, m × Z या m भाग Z। कहने का मतलब क्या है? हमारे प्रश्न में कह रहा है कि परमाणु संख्या हमारी अगर Z दे रखी है और द्रव्यमान संख्या हमारी क्या दे रखी है? m दे रखी है, तो दोनों के योग के बराबर नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी या दोनों के घटाने? यह विकल्प तो हमारा होगा ही नहीं कि दोनों की गुणा कर दी जाए या दोनों को भाग कर दिया जाए। तो अगर हमारे जो विकल्प होंगे m + Z या m - Z के हिसाब से होंगे, तो जो परमाणु हमारी संख्या होगी उससे हमको क्या करना होगा? या परमाणु संख्या हमारी Z होगी और उसकी द्रव्यमान संख्या अगर m होगी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या m + Z लेंगे? ये विकल्प सही होगा या m - Z होंगे? ये विकल्प सही होगा। तो इसका जो विकल्प सही होगा, m में से Z को घटा दीजिए तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा? हमारा दूसरा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं कितने क्लोरीन? एक क्लोरीन कह रहा है, क्लोरीन। हमारी परमाणु संख्या कितनी दे रखी है? इसकी 17 दे रखी है और द्रव्यमान संख्या हमें कितनी दे रखी है? 35। तो हमारे नाभिक में कितने होंगे? नाभिक का मतलब, तो हम क्या करेंगे? 35 में से 17 घटा दीजिए, 35 में से 17 घटा दीजिए तो आपके कितने हो जाएंगे? 35 में से माइनस कर दीजिए 17, जो बचेंगे वही न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो 15 में से 7 गए, कितने बचे? 8, तो 18। तो हमारे न्यूट्रॉन कितने हो गए यहां पर? 18। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, d10, 3s2। यहां पर 1s2 ये किस तरीके से लिखा हुआ है? 1s2, 2s2, 2p5, या ये लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 2d10 या 3s1। अब निम्नलिखित में से हमको यह बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। 1s2 संभव है, 1s2 हमारा क्या है? संभव है। इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, फिर यहां पर हमारा d10, ये वाला जो सीरीज है d, ये हमारा गलत है।
इसके बाद हमसे क्या कहा गया, 1s2 2p6 2s2 और 2p5 हो सकता है। इसके बाद हमारा 1s2 2s2 2p6 2d10 और 3s1 भी हो सकता है। तो हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, ये वाला, क्योंकि यहां पर हमारा डी क्या आ रहा है, सिंपल डी, जो कि क्या होना चाहिए था, 2d10 होना चाहिए था। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमारा कौन सा संभव नहीं है, आपका 2d10। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहां पर हमें एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के अंतर्गत हमसे कहा गया 1s2 2s2 2p6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 तो इस कक्षा के हो गए, 2 ही इस कक्षा के हो गए, प्लस 6, तो टोटल कितने हो गए 10। हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो 10 जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो हमारी किसकी होती है, नियोन की, Ne नियोन। तो नियोन प्लस सोडियम, यहां पर हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि सोडियम और नियोन, नियोन और सोडियम प्लस, नियोन और फ्लोरीन या सोडियम और फ्लोरीन। तो सोडियम और फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता, नियोन और फ्लोरीन नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर आएगा वो नियोन और सोडियम प्लस आएगा, ये भी गलत है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 10 इलेक्ट्रॉन किसके उसमें आते हैं, नियोन के। अगर हम चित्र अनुसार समझें तब ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ 2, ठीक है, इसके चारों तरफ 2। फिर उसने क्या लिया है, आगे वाली कक्षा के अंदर आपको कितने दिखाए, 2 और फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 यहां पर दिखाएं। तो हमारी जो सीरीज आती है 1s2 के बाद 2s2 आती है, एक बॉक्स के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये इस तरीके से। अब जो p वाला है 2p6, 3 खाने होते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो हमारा इसका जो विकल्प है क्या है, नियोन। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले, 20 मतलब कि आपके टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 20। अब हमको क्या लेने, 2। अब हम अगर शेल की ऑर्बिट्स की बात करें तो हमने आपको बताया था कि पहला ऑर्बिट कितने लेता है, 2 को लेता है। 2 यहां हो गए, 2 के बाद हमारे कितने आएंगे। अब दूसरी कक्षा में अगर हम फॉर्मूले से निकले 2n², तो 2 गुणा 4, तो हाउ मैनी, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद फिर तीसरी ले लो, इसके बाद हमारे कितने बचे, अब 8 और 2 10 बचे हमारे 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हमारी तीसरी कक्षा के अंदर आ गए। तो हमारे पास क्या सीरीज बनी, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 10, अधिकतम हमने बताया 18 रह सकते हैं यहां पर। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या है, हमारा पहला उत्तर है 2 8 10, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखते हैं निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। 2 8 1 2 8 2 2 8 2 2 8 8 1। अब कहने का मतलब है कि संरूपण मतलब कि पूरी तरीके से जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिट पूरी हो। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ 2 लगाए गए हैं पहले विकल्प में, फिर यहां पर 8, फिर एक और बताया गया है 1। तो जब ये 1 है, अगर ये अपना 1 दे देगा तभी तो संरूपण बनेगा। तो आपका ये विकल्प भी गलत है, आपका ये विकल्प भी गलत है, और ये विकल्प भी। सही क्या है, 2 और 8। अगर यहां पर 1 नहीं होगा तो इसकी शेल और इसकी शेल पूरी हो जाएगी। तो संरूपण धातु के लिए आपके जो होंगे 2 और 8 रहेगा, ठीक है।
अब आता है 13Al27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कितनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक संरचना 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 13 इलेक्ट्रॉन में 2, 8 और 3, मतलब कि कितने 2, 8 और 3। पहली कक्षा के बाद पहले में हम 2 लगाएंगे, फिर हम 8 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बचे कितने 13 थे, 1 2 और 3, वो तीसरी कक्षा में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 13, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 13, तो 13 हमारे इस तरीके से। तो पहले वाले में कितने बैठते हैं 8 और 2 10, 3 13, तो यहाँ पर तीसरी कक्षा में चौथी कक्षा में 1 के जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके यहाँ पर तीसरी में 1 जो कि हो ही नहीं सकता, और 3 2, पहले में तो 3 आएंगे ही नहीं, ये भी गलत है। तो इसका विकल्प क्या है 2 8 और 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना में 2 8 3 आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन के की है। सोडियम Na में कितने होते हैं 11, तो 11, ठीक है। तो सोडियम की संरचना के लिए कौन सा 11, 2 8 10 और 1 11, तो इसका जो विकल्प होगा वो क्या होगा, ये 2 8 और 1। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण पात्र से किसके प्रतिकीर्ण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल आपको समझाया गया था, उस एटॉमिक मॉडल के अंदर मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की फिल्म ली। गोल्ड की फिल्म, मान लीजिए ये एक गोल्ड फिल्म हो गई, ये एक गोल्ड फिल्म हो गई। अब इस गोल्ड फिल्म पर रदरफोर्ड ने क्या किया कि यहां से अल्फा कणों को मारना शुरू किया। अल्फा कणों को मारना जो कि आर पार हो गए, कुछ ऐसे आकर इस कोने से टकरा कर चले गए, कोई बीच में से वापस चले गए, और कुछ इस तरीके से आए और ऐसे चले गए। तो ये जो मारे गए थे, फेंके गए या तेजी से टकराए गए, ये कौन से कण थे, ये आपके जो कण थे अल्फा कण थे। तो ये ए किरणें जो लिखी थी, ये ए किरणें नहीं है, अल्फा किरणें हैं। इसका मतलब है अल्फा रेस। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर अल्फा रेस से ही हमने क्या किया था, ये बताया था कि नाभिक की खोज इस तरीके से बीच में कोई एक पॉजिटिव चार्ज था जो कि इनको क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, प्रतिकीर्ण कर रहा था। तो इसका जो सही विकल्प क्या होगा, ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की तरफ आता है, उच्च कक्षा से, अगर यहां पर हम बनाएं कि हमारी ये कक्षा हो गई, ये हमारा नाभिक हो गया न्यूक्लियस, ये हमारी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, मान लो ये तीसरी कक्षा से ही समझते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, मतलब कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है, वो अगर यहां से अंदर की तरफ आने लगे, अंदर की तरफ आने लगे, तो इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए कि इसको एनर्जी कम चाहिए। तो इसको एनर्जी क्या होगी, कम चाहिए, क्योंकि इसको अंदर आने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, परमाणु का आकार कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का उत्सर्जन तो जब होता है जब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होता है, निकलकर बाहरी कक्षा की तरफ चले। लेकिन जब बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है तो हमारे ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो इसका विकल्प क्या है, बी सही है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। यह आपको दे रखा है कि विन्यास जिसमें हंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। अब यहां पर कुछ इस तरीके से दे रखा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर की तरफ दिखाए हुए हैं इस तरीके से, 2 कक्षा में, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, इस तरीके से 2 में हमको दिखा रखा है, ये भी ऊपर पर ये नीचे, ये यहां पर ऊपर है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से है, फिर हमारा नीचे,
फिर हमारा ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। इसमें विकल्प दिया है 1 2 3, 2 और 3, 3 और 2 या 1 और 3। इन तीनों के अंदर ये बताने हैं कि क्या तीनों ही हंट के रूल का, हंट के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, 1 2 और 3, या एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहां पर बॉक्सेस बनाए हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर 3 खाने, ये हमारा S 1S का है, ये 2S का है, ये 2P। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डालते हैं तो हम डालते कैसे हैं? एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सभी को अगर भरें, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब यहां पर क्या दिखाया गया है कि कौन कौन से, पहला तो करता ही नहीं है, तो पहला तो हमारा करता ही नहीं है, और इसके बाद दूसरा हमारा करता है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। हो सकता है कि भारी कोश में हमारे क्या है, क्योंकि सबसे पहले उनके नियम में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में भरने होते हैं, फिर दूसरा वाला भरते हुए आते हैं। तो हमारा इसके अंदर कौन सा गलत है? पहला और तीसरा। तो हमारा जो विकल्प है पहला और तीसरा हंट के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कोर जो दे सकता है, कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 2 8 10। कोर इलेक्ट्रॉनों की, सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, 1 होगी, 2 होगी। तो सोडियम में तो भाई एक ही होता है, इसका उत्तर एक ही है यहां पर, ये पहला। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? संयोजी 2, क्योंकि पहली शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हो गए। तो अगर वो दे सकता है तो कितने दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 19 प्रोटॉन और 20, तो दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? भाई दोनों को जोड़ दो तो हमारे प्रोटॉन कितने हैं? 19 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 हैं। दोनों के ऐड कर दो। चलो जी, ऐड कर दिया। 19 प्लस 20 कितने हो गए? 39। तो विकल्प आंसर क्या है? 39। आखिरी प्रश्न, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 13। तो 13 के लिए कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देख लेते हैं एक बार। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, यहां पर 2 लगा दिए, फिर इसके बाद 8 लेकर आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। गिन लीजिए कितने? 2 तो ये रहे और 8 ये रहे, तो 2 और 8 10। तो बाहरी कक्षा में कितने हो गए? 1 2 3। तो इसका जो विकल्प होगा 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। हम ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉनों को दे सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को देने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आज के एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है, और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अब अगली क्लास जो आपके सामने आएगी वो आपके मानव रोगों को लेकर आएगी, बायोलॉजी की। तो लगातार बने रहिए। 2 बजे साइंस की क्लास होती है और उसमें निरंतर बने रहिए। 4 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है। अब समय थोड़ा तब्दील हो गया है, आप उसमें बने रहिए और लगातार हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए कि हमारी क्लासें किस तरीके से आपको पसंद आ रही हैं, और बेहतर करने के लिए हम आगे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।